आरजेएस सकारात्मक भारत उदय बिहार यात्रा 14 अप्रैल से 23 अप्रैल के दरमियान पटना में मुलाकात हुआ पूर्व आईपीएस ऑफिसर श्री अमिताभ कुमार दास जी से। उनके घर पे हम बैठे हुए हैं और यहाँ पर एक तस्वीर लगी हुई है जिसे बताया गया कि यहाँ पे वो बराबर तस्वीर इसी सोफे पे रखी रहती है। यहाँ पर अमिताभ कुमार दास जी हैं। हम जानना चाहेंगे कि ये तस्वीर किनकी है जो कि इस सोफे पे लगातार रखी रहती है। अमिताभ कुमार दास जी, ये तस्वीर मेरे पिताजी की है, श्री गौरी शंकर दास की। और वे 2 साल पहले हम लोग को छोड़ के चले गए और काफ़ी लंबी उनकी ज़िंदगी रही। 102 बरस की उम्र में वो हमें छोड़कर गए हैं। और ऐसा था कि वो हमेशा इसी सोफ़ा पर बैठा करते थे अपने, जब उनके वो काफ़ी बुज़ुर्ग हो गए थे तो इस सोफ़ा पर बैठा करते थे। और ये उनकी तस्वीर है चूँकि वो और ये तस्वीर मैं बता दूँ, ये 1943 में ये तस्वीर खींची गई थी, 1943 में। वो बाद में तो बिहार में प्रशासनिक अधिकारी बने, लेकिन 1 साल के लिए उन्होंने भागलपुर के टीएनबी कॉलेज में अध्यापन भी किया था, इतिहास पढ़ाया करते थे। तो ये तस्वीर 1943 की 1943 की तस्वीर खींची गई है और यही तस्वीर इस सोफे पर मैंने रखी है। जी, कुछ पिताजी के बारे में बताएं। एक प्रशासनिक अधिकारी थे, उनके क्या सकारात्मक कार्य रहे हैं, उनकी छाप आपने कैसे आपको प्रेरित किया कि आप भी आईपीएस ऑफिसर बने? जी, ये तो एक लंबी कहानी है। मेरे पिताजी जब बहुत छोटे थे तो मेरे जो दादाजी थे उनका देहांत हो गया। वो हैजे की महामारी फैली थी, कोलेरा की महामारी, और उसमें मेरे दादाजी गुजर गए थे। और फिर मेरे पिताजी का जो बचपन था वो बहुत कठिनाइयों में बीता। और वो बताते थे कि वो कई किलोमीटर वो पैदल जाते थे। कोयलख एक बड़ा गांव था, हम लोग का पुस्तैनी गांव जो है वो मधुबनी में है, बिहार में। तो कोयलख गांव में मेरे पिताजी जाते थे पढ़ने के लिए, पैदल जाते थे, कई किलोमीटर जाते थे, आते थे। और बाद में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। ये 1930 के दशक की बात है, मतलब अब लगभग 90 बरस पहले की बात मैं बता रहा हूँ। और राजनगर से उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। उस ज़माने में, अंग्रेज़ों के ज़माने में मैट्रिक पास करना ही बड़ी बात मानी जाती थी। उस ज़माने में मेरे पिताजी को फर्स्ट डिवीज़न आया था और उन्हें दरभंगा राज का स्कॉलरशिप मिला था। दरभंगा महाराजा ने मेधावी छात्रों के लिए, छात्राओं के लिए एक स्कॉलरशिप शुरू किया था। तो मेरे पिताजी को दरभंगा राज का स्कॉलरशिप मिला था और उसके बाद उन्होंने 6 साल तक पटना कॉलेज में रह के, जैक्सन हॉस्टल है पटना कॉलेज का, वहाँ रह के उन्होंने पढ़ाई की उसी स्कॉलरशिप के बल पर। और बहुत अच्छा उनका ऊंचा स्थान था एमए में। उन्होंने 1942 में, 1942 में एमए किया इतिहास में। और 1 साल तक उन्होंने भागलपुर के टीएनबी कॉलेज में अध्यापन कार्य किया। और फिर 1944 में, 1944 में मेरे पिताजी बिहार प्रशासनिक सेवा में आए और उन्होंने लंबी सेवाएं दी। और 1977 में, 77 में वो रिटायर हुए, जब वो एडीएम स्तर के पदाधिकारी थे। और उसके बाद और मेरे पिताजी ने तो बहुत मुझ पर असर डाला है। हर पिता का मुझ पर लगता है बेटे पर तो असर होता ही है। पूरा नाम? उनका पूरा नाम श्री गौरी शंकर दास था। एक्चुअली उनका जन्म हुआ था शिवरात्रि के दिन, 1918 में शिवरात्रि के दिन उनका जन्म हुआ था। तो शिवरात्रि के दिन जन्म हुआ था, इसलिए उनके माता पिता ने, यानी मेरे दादा दादी ने, उनका नाम गौरी शंकर रखा। और उनका बहुत असर हुआ। वो जीवन में उनके बहुत अनुशासन था। उनके जीवन में बहुत अनुशासित जीवन उन्होंने व्यतीत किया, इसलिए 102 बरस तक जिए भी। और कोई भी व्यसन उनमें नहीं था। कोई, जिसको आप कह सकते खराब आदत, सिगरेट की, शराब की, तंबाकू की, इस तरह के जो हम लोग व्यसन पाल लेते हैं, कोई भी व्यसन उनमें नहीं था। और बहुत अनुशासन वाली ज़िंदगी थी। और जीवन भर वो बहुत सवेरे उठते थे और अनुशासित जीवन बिताते थे। और बहुत, मैं कहूँगा कि एक बहुत सात्विक ज़िंदगी थी। उन्होंने एक प्रशासन में भी उन्होंने एक बहुत ईमानदार पदाधिकारी के रूप में काम किया। और उनकी ईमानदारी का और उनकी जो सादगी थी, ये सब का बहुत ज़्यादा मुझ पर असर पड़ा है। जी, अमिताभ कुमार दास जी, आप भी पिताजी की तरह उनके नक्शे कदम पर चलते हुए आप भी एक आईपीएस अधिकारी बने। जी जी, देश समाज बिहार की सेवा की जी। और आज जो युवा हैं, तो आप अपने अनुभवों से या आपके पिताजी के जो अनुभव से प्रेरित होकर, तो
आज युवाओं को क्या कहना चाहेंगे कि युवा जो हैं वो किसी व्यसन से दूर रहेंगे तो उनकी ज़िंदगी जो है लंबी ज़िंदगी जी सकते हैं, ऐसा कुछ? बिल्कुल। जी। सबसे बड़ी बात तो है कि अनुशासन, ज़िंदगी में डिसिप्लिन सबसे बड़ी चीज़ है। यदि आपकी ज़िंदगी में अनुशासन है तो आप बहुत आगे तक जा सकते हैं, और वो अनुशासन की जो नींव पड़ती है वो तो कम उम्र में ही पड़ जाती है। और ये जितने भी व्यसन है, मैं आजकल देखता हूँ युवाओं को वो ड्रग्स का शिकार हो रहे हैं, खास के बड़े शहरों में, महानगरों में बहुत बड़ी समस्या है। ड्रग्स के शिकार हो रहे हैं, मादक द्रव्यों के शिकार हो रहे हैं, या छोटे कस्बों में भी जाएं तो गुटखा के लोग शिकार हो रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, ये हो रहा है। तो इस तरह से पूरा एक युवा पीढ़ी जो है वो पूरी युवा पीढ़ी खुद को बर्बाद करेगी। जब आप शरीर को ही खोखला कर लेंगे तो फिर आप किस काम के रह जाएंगे? ना आप देश के लिए कुछ कर सकेंगे, ना समाज के लिए कुछ कर सकेंगे। तो युवाओं को एक तो ये बात मैं कहूँगा, अनुशासित ज़िंदगी जिएं, स्वास्थ्य पर ध्यान दें, और साथ ही साथ एक बहुत बड़ी बात है, पढ़ने की आदत डालें। जैसे मैं बहुत पुस्तक प्रेमी रहा हूँ, यहाँ तो मेरा छोटा फ्लैट है दरभंगा में, मेरे मकान में हज़ारों किताबें हैं, और पढ़ाई का मुझे बचपन से बहुत शौक रहा। अभी भी मैं कई घंटे रोज़ अध्ययन करता हूँ। आजकल मैं युवाओं को देखता हूँ कि वो लोग सब शॉर्टकट में जाते हैं। यदि उनको जानकारी भी होगी तो व्हाट्सएप से जानकारी लेंगे, और व्हाट्सएप पर आप जानते हैं 90% जो खबरें चलती हैं वो फेक न्यूज़ रहता है। किसी समुदाय के प्रति आपको नफ़रत फैलाने वाली बात आएगी, किसी धर्म विशेष पर हमले की बात आएगी, किसी जाति विशेष को गालियाँ दी जाएगी। तो व्हाट्सएप पर ये ढेर सारा कचरा है। तो आजकल मैं युवाओं को देखता हूँ कि उसी व्हाट्सएप से उनकी जानकारियाँ आती हैं, किसी फेक न्यूज़ के चक्कर में रहते हैं। तो उनको अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, और अच्छी किताबें से यदि आपकी दोस्ती हो जाती है तो अच्छी किताब से बढ़कर कोई दोस्त नहीं हो सकता है, क्योंकि किताबों के माध्यम से आप बड़े बड़े महापुरुषों के संपर्क में जा सकते हैं, आप उनके विचार जान सकते हैं। तो इसलिए किताबों का पढ़ना, किताबों से दोस्ती बहुत ज़रूरी है युवाओं के लिए। जी जी जी। तो वो जो पढ़ाई करते हैं उस पढ़ाई में कैरियर जो है वो किस तरह से, आप आईपीएस ऑफिसर हैं तो कुछ कैरियर गाइडेंस भी देना चाहेंगे? नहीं, करियर गाइडेंस में तो यही मैं कहूँगा कि कोई भी चीज़ पढ़ें तो गहराई से पढ़ें, है ना। छिछला ज्ञान का कोई महत्व नहीं है। मान लीजिए मैंने यूपीएससी कंप्लीट किया और 94 में मैं आईपीएस अधिकारी बना। तो यूपीएससी की परीक्षा आप समझ लीजिए कि सिर्फ भारत की नहीं, दुनिया की, इस पूरी दुनिया की कठिनतम परीक्षा मानी जाती है। उससे ज़्यादा कठिन परीक्षा कोई नहीं होती है जिसके जरिए आईएएस और आईपीएस पदाधिकारी बनते हैं। और मैंने बहुत छोटे शहर में रह के तैयारी की थी, दरभंगा में रह के तैयारी की थी, वहाँ तो बिजली भी नहीं रहती थी। लेकिन उसमें यह है कि फिर कोई शॉर्टकट नहीं है, उसमें आपको बहुत गहराई से तैयारी करनी पड़ेगी, बहुत समझ के साथ तैयारी करनी पड़ेगी। और मैं देखता हूँ कि युवाओं में एक हर चीज़ के लिए एक शॉर्टकट, जब मैं स्कूल में ही पढ़ता था तो बहुत सारे बच्चे पढ़ाई नहीं करते थे और अंत में कुछ पासपोर्ट खरीद लेते थे, कुछ कुंजी खरीद लेते थे, और शॉर्टकट के जरिए। तो ये शॉर्टकट वाली आदत छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि दुनिया शॉर्टकट से नहीं चलती है। और दूसरी बात है कि कोई भी विषय हो, चाहे आपका साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, तो वो अपनी रुचि के मुताबिक आदमी लेता है। उसको ईमानदारी के साथ उसकी पढ़ाई करनी चाहिए, है ना। और एक बात ये भी कि कभी भी अपनी रुचि के विरुद्ध नहीं करें। जैसे मैं अपना उदाहरण देता हूँ, मैंने पटना साइंस कॉलेज में एडमिशन लिया था, 1984-86 की बात है, और मैंने वहाँ साइंस की पढ़ाई की। बायोलॉजी मेरा विषय था, जीव विज्ञान जिसे कहते हैं। अब उसमें मुझे मेढक चीरना पड़ता था और इस तरह के काम करने पड़ते थे, तो ये सब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। तो मैं फिर आईएससी के बाद मैंने आर्ट्स ले लिया, फिर मैंने हिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया, इंग्लिश लिटरेचर की पढ़ाई की, ये सब विषय ले लिए। तो एक बात ये भी है कि किसी के दबाव में आकर, माता पिता के दबाव में या किसी के दबाव में आकर अपनी रुचि के विरुद्ध कोई विषय नहीं लें, क्योंकि तब आपकी जो क्षमता है वो बहुत घट जाती है। यदि आपको विज्ञान में रुचि नहीं है, भौतिकी नहीं समझ में आती है, केमिस्ट्री नहीं समझ में आ रही है, तो ज़बरदस्ती उसको पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। वो आप एक मरे हुए घोड़े को चाबुक मार रहे हैं। तो इसलिए अपनी रुचि के अनुसार ही विषय लें, और कोई भी विषय कमतर या नहीं होता है, हर विषय की अपनी महत्ता है, और अपनी रुचि के अनुसार विषय ले और उसको पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ें। जी। मैं आरजेएस पॉजिटिव मीडिया के माध्यम से आरजेएस फैमिली को बताना चाहूँगा कि इस वक्त आप लोग सकारात्मक भारत उदय बिहार यात्रा के दौरान पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास जी से बातचीत हो रही है, जो
आईपीएस अधिकारी होकर देश और बिहार की सेवा किए, और अब हम समाज और सकारात्मक भारत आंदोलन की चर्चा भी करना चाहेंगे। तो समाज के बारे में, क्योंकि आप युवाओं को संदेश दे रहे हैं, जो समाज का जो माहौल है उस पर कुछ कहना चाहेंगे कि पहले ज़माने में जिस तरह का समाज हुआ करता था, आज निश्चित रूप से वैसा समाज नहीं है, और इसलिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की तरफ जो है वो लोगों को जाना पड़ता है। तो आप ये बताएं, हमारे समाज का माहौल अगर पॉजिटिव होगा तो फिर हमें युवाओं को दिशा देने में कितनी मददगार होगा वो? देखिए, अभी मैं यदि भारतवर्ष के संदर्भ में कहूँ तो अब तो बहुत चिंताजनक स्थिति है भारत की, मैं तो यही कहूँगा। और एक नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा है देश में, राजनीतिक फायदों के लिए, जिसके लिए भी एक नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा है इस देश में, और पूरे देश को समझिए गृह युद्ध की ओर धकेला जा रहा है। ये बहुत चिंता की बात है। और आप देखेंगे कि किसी धर्म के लोगों के प्रति नफरत फैला के जगह जगह देश में दंगे भड़काए जा रहे हैं। और इस देश के जो बुनियादी मुद्दे हैं, किसी भी देश के जो बुनियादी मुद्दे रहते हैं, वहाँ शिक्षा का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है, इस तरह के उद्योग धंधे के मुद्दे हैं, महंगाई का मुद्दा है, अर्थव्यवस्था है। इन सब बुनियादी मुद्दों से ध्यान हटाया जा रहा है ना। इस देश में यदि महंगाई है तो महंगाई पर चर्चा होनी चाहिए। वो मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने से महंगाई नहीं दूर होगी। तो ये पूरे देश में एक नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा है, और ये बहुत चिंता की बात है, क्योंकि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जो ताकत है वो हमारी, जिसको कहते हैं विविधता में एकता है। जैसे इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, इंद्रधनुष सतरंगा होता है, वैसे हमारा मुल्क भी सतरंगा इंद्रधनुष है। पूरे देश को आप भगवा रंग में नहीं रंग सकते हैं। तो वो सतरंगा इंद्रधनुष है, और वही उसकी मजबूती, हिंदुस्तान की मजबूती है। और इसलिए मैं ये कहूँगा कि जो हमारी जो साझी विरासत है, जिसको गंगा जमनी तहजीब कहते हैं, वो बात होनी चाहिए। जैसे अभी मैं एक बात कहता हूँ, अभी मैं ईद का इंतज़ार कर रहा हूँ। 3 तारीख को ईद है, तो ईद का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। ईद आएगी तो उस दिन भी मैं सेवैयाँ खाऊंगा, और ईद को भी मैं उतनी ही खुशी से मनाऊंगा जितनी खुशी से मैं होली मनाता हूँ या दिवाली मनाता हूँ। मेरे लिए सब धर्म के त्यौहार एक जैसे हैं। मैं सभी धर्म की इज्जत करता हूँ। यदि आपका धर्म ये आपको सिखाने लगे दूसरे धर्म से नफरत करना, इसका मतलब आप गलत रास्ते पर चल रहे हैं। तो ये अभी मैं पॉजिटिव, जो आप लोग का आंदोलन है बहुत अच्छा आंदोलन है। देश में आप लोग एक सकारात्मक सोच पैदा कर रहे हैं, क्योंकि देश में जब हर ओर अंधेरा हो तो उसमें एक मोमबत्ती भी यदि कोई जला रहा है तो बड़ी बात है। तो ये बहुत अच्छा आप लोग का काम है, सकारात्मक सोच पैदा करना। तो मैं तो यही कहूँगा कि भाईचारा की बात होनी चाहिए, नफ़रत की बात नहीं होनी चाहिए। भाईचारा की बात, ब्रदरहुड की बात, जो हमारे देश का यदि आप प्राचीन भारत की देखें तो एक आदर्श था, वसुधैव कुटुंबकम। संस्कृत में कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, मतलब पूरी दुनिया ही एक परिवार है। तो ये तो हम लोगों ने इंसानी दीवारें खड़ी कर दी हैं, धर्म की दीवारें, जाति की दीवारें, भाषा की दीवारें, क्षेत्र की दीवारें। इन दीवारों को टूटना चाहिए। और इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है। मैं बहुत लंबा, देखिए मैं तो नेता हूँ नहीं कि बहुत लंबा चौड़ा भाषण दूँ और मन की बात करूँ। मैं संक्षेप में कहूँगा कि इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है ना। जिसको एक चंडीदास कहा करते थे कि सबाई ऊपरे मानुष तार ऊपरे क्यों नाई। सबसे ऊपर मनुष्य है, उससे ऊपर कोई नहीं है ना। तो इंसानियत की बात सबसे बड़ी बात है। और चाहे युवा हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हों, यदि आपने इंसानियत का पाठ पढ़ लिया तो उसके बाद किसी पाठ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इस पर मैं बहुत हमेशा जोर देता हूँ कि इंसानियत को नहीं छोड़ें। जी। तो हमारे यहाँ तो संविधान भी है, और संविधान क्या इन चीज़ों की इजाज़त देता है कि देश में अलग तरह से माहौल जो क्रिएट किया जा रहा है, तो फिर ये चीज़ें हो कैसे जा रही हैं? जब संविधान है, न्यायालय है जिसका सभी मानते हैं, तो फिर ये देश में ऐसे हो क्यों जा रहा है? देखिए, भारत का संविधान, मैं तो राजनीति विज्ञान का छात्र भी रहा हूँ, पॉलिटिकल साइंस का। मैंने तो संविधान का बहुत गहराई से अध्ययन किया है। जो भारत का संविधान है उतना अच्छा संविधान आपको दुनिया में नहीं मिलेगा, क्योंकि वो जो संविधान सभा थी जो हमारी, जिसने भारत का संविधान बनाया, उसमें इतने बड़े बड़े विद्वान थे। डॉक्टर अंबेडकर तो उसके चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और इतने बड़े बड़े विद्वान थे, इतने स्कॉलर्स थे। उन्होंने पूरी दुनिया के संविधानों का एक निचोड़ तैयार किया, एक सार तैयार किया, और भारत का संविधान बनाया। इससे बेहतर दस्तावेज मैं नहीं समझता हूँ दुनिया में कोई है।
और उस संविधान में यदि आप प्रस्तावना पढ़े संविधान का, प्रियम्बल जिसको कहते हैं, उसमें भारत को बिल्कुल एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया, जहां धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। जी एक मिनट, कहाँ से बोले फिर? इसके बावजूद देश में बहुत सारी ऐसी ताकतें हैं जो इस संविधान को नहीं पसंद करती हैं। उनको आप कह सकते हैं कि वो मतलब निहित स्वार्थ वाली ताकतें हैं, उनको अपने स्वार्थ के मुताबिक वो इस संविधान की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, और इसलिए वो लोग इस देश में एक नफरत का माहौल पैदा कर रहे हैं, एक पूरे देश को अंधेरी सुरंग में धकेलना चाह रहे हैं, और एक तरह से ये संविधान पर सीधा सीधा हमला है। इसलिए मैं कहूँगा कि अभी बहुत संविधान को भी बचा के रखने की ज़रूरत है, मजबूती के साथ संविधान के साथ खड़े रहने की ज़रूरत है। जी तो अभी आपने संविधान के बारे में सुना, पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ कुमार दास जी ने बताया, समझाया, और इस देश को बचाने के लिए हर एक नागरिक को एक सिपाही की भूमिका में आना पड़ेगा, और इसके बिना कोई चारा नहीं है। अगर देश रहेगा तो हम सभी रहेंगे, और यही है राष्ट्र प्रथम, भारत एक परिवार, विश्व एक घर। अंत में 2 लाइनों में संदेश अमिताभ कुमार दास जी से जानना चाहेंगे आरजेएस फैमिली के लिए, सकारात्मक भारत आंदोलन के लिए। नहीं, सकारात्मक भारत आंदोलन तो बहुत अच्छा है और इसको बहुत शुभकामनाएं मेरी। और ऐसे में इसके माध्यम से दर्शकों को बता दूं कि मेरा अपना एक संगठन भी है, उसका नाम बिहार विप्लवी परिषद है। वो मूलतः वामपंथी विचारों वाला संगठन है, और हम लोग माफिया से लड़ते हैं, हम लोग भाईचारा की बात करते हैं, हम लोग हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं। हमारा वो धर्मनिरपेक्ष संगठन है, और हम लोग आम आदमी के जो सरोकार हैं उसके लिए लड़ते हैं। तो बिहार विप्लवी परिषद से कोई भी व्यक्ति जुड़ सकता है, और हम लोग जुड़ के एक साथ होकर काम करें। कैसे जुड़ सकता है? जी, बिहार विप्लवी परिषद में अगर मैं आपके माध्यम से अपना नंबर दे दूं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7463924877। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। और अभी कोरोना की वजह से कुछ हमारी मजबूरियां हैं, बहुत ज़्यादा हम लोग सभाएं नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन व्हाट्सएप के भी माध्यम से आप मुझसे जुड़ सकते हैं, और फिर हम लोग मिलकर एक जो सकारात्मकता की बात कर रही है, सकारात्मकता को हम आगे बढ़ा सकते हैं, एक इंडिया को हम लोग फिर पॉजिटिव बना सकते हैं। जी, बहुत ही अच्छा संदेश। और सबसे बड़ी बात है कि पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ कुमार दास जी ने अपना निजी व्हाट्सएप नंबर इस आरजेएस फैमिली को जारी किया है। तो आप लोग इस संविधान की रक्षा के लिए तैयार हो जाइए। तिरंगा जो कि खून से रंगा हुआ तिरंगा है, ये भारत को मिला है, ये विरासत में मिला है, 7.5 लाख कुर्बानियों के बाद मिला है। इसकी रक्षा करना ज़रूरी है। लेकिन एक बार फिर से अमिताभ कुमार दास जी के स्वर्गीय पिताजी को नमन करते हुए आरजेएस फैमिली की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि देना चाहेंगे स्वर्गीय श्री गौरी शंकर दास जी। और इसी के साथ अमिताभ जी को धन्यवाद करते हुए जी, नमस्कार। और इस यात्रा के दरमियान हम लोगों ने जो बातें की हैं, उन बातों को आप लोग शेयर करें। ये चीज़ें होती हैं देश को बचाने की, सकारात्मक भारत आंदोलन की कोशिशों को आप कामयाब करेंगे तो आपकी आने वाली पीढ़ियां भी सुरक्षित रहेंगी। समय आ गया है, ये समय की मांग है, इसलिए आरजेएस पॉजिटिव मीडिया आगे आया है इस देश को बचाने के लिए, सुरक्षित करने के लिए, और सुरक्षित हाथों में इस देश को देने के लिए, युवा पीढ़ी को तैयार करने के लिए। इसलिए संदेश दिया गया कि जो विद्यार्थी हैं वो अपने काम से काम रखें, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के चक्कर में न पड़ें, और कैरियर को अपने निजी रुचि के और तय करें। यही संदेश दिया है कि आप किसी भी विषय को चूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपकी रुचि होनी चाहिए। वो देश के लिए भी और आपके लिए भी लाभदायक है। बहुत बहुत धन्यवाद अमिताभ कुमार दास जी, आरजेएस पॉजिटिव मीडिया से बातचीत करने के लिए। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, जय हिंद।